स्टूडेंट, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आपकी जीआईसी की क्लासेस चल रही हैं। मॉर्निंग में 10 बजे आपकी प्रीवियस ईयर क्लास कराती हूँ, फिर 2 बजे जीएस क्लास कराती हूँ, फिर 7 बजे आपकी होम साइंस की जीआईसी क्लास होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इससे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर के 30 क्वेश्चन कर चुके हैं जीआईसी के। जीआईसी का प्रीवियस ईयर पेपर में करा रही हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आज देखेंगे, उनको समझेंगे। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी जिसमें आप जाके इससे पहले की सारी क्लासेस जीआईसी की देख सकते हो। साथ ही प्लेलिस्ट में मैंने प्लेलिस्ट बना दी है जीआईसी एग्ज़ाम करके, उसमें भी आप जाके सारी क्लासेस जीआईसी की देख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? संदेश भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? माध्यम कहेंगे, संदेश भेजने वाला कहेंगे, संदेश पाने वाला कहेंगे, प्रतिपुष्टि कहेंगे। तो देखो, संदेश भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच की कड़ी को हम क्या कहेंगे? चैनल कहेंगे, माध्यम कहेंगे। तो राइट आंसर क्या है? ए। संदेश भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच की कड़ी को माध्यम कहेंगे, संदेश को वहन करने वाले को माध्यम कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, प्राकृतिक आपदा में कौन सी संस्था तुरंत राहत का काम करती है? अगर कोई प्राकृतिक आपदा है उसमें कौन सी संस्था है जो तुरंत राहत का काम करेगी? तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी। तो सी इसका सही उत्तर है, करेक्ट आंसर है भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी। प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा, अकाल, भूस्खलन आदि के शिकार होते हैं, उन्हें आवश्यक औषधियाँ, आवास, खाद्य सामग्री, जलपूर्ति, उपकरण व अन्य उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध करवाता है। तो सी इसका क्या है? सही उत्तर है, करेक्ट आंसर है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था 2 अक्टूबर 1952 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था 2 अक्टूबर 1952 में, 5 सितंबर 1954 में, 2 नवंबर 1966 में, 10 अक्टूबर 1958 में। तो देखो, आपका जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था 2 अक्टूबर 1952 में। तो सन 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की गई थी। इस योजना के अंतर्गत सामुदायिक विकास की योजना को गांधी जी के जन्मदिन 2 अक्टूबर 1952 को स्टार्ट किया गया था, आरंभ किया गया था। परिवार शिशु कल्याण के लिए सबसे बड़ा सरकारी कार्यक्रम है वेलफेयर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, ICDS प्रोग्राम, स्कूल मील प्रोग्राम। तो देखिए, परिवार और शिशु कल्याण के लिए सबसे बड़ा सरकारी कार्यक्रम है हमारा ICDS प्रोग्राम। तो सी इस करेक्ट आंसर है। ICDS को समन्वित बाल विकास परियोजना कहते हैं। भारत में स्कूल पूर्व बालकों, गर्भवती धात्री माताओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए इस योजना का शुभारंभ 1975 में किया गया था। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। फिर है प्रसार शिक्षा का सिद्धांत। तो प्रसार शिक्षा का सिद्धांत देख के सीखना, करके सीखना, पढ़ के सीखना, सुन के सीखना। तो देखिए, प्रसार शिक्षा का जो हमारा सिद्धांत होता है वो होता है करके सीखना। तो प्रसार शिक्षा शब्द अंग्रेजी के शब्द एक्सटेंशन का हिंदी रूपांतरण है। एक्सटेंशन शब्द लैटिन भाषा के टेंशियो शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खींचना अथवा फैलाना। प्रसार शिक्षा विद्यालय के बाहर की शिक्षा है जिसका उद्देश्य लोगों को अपने प्रयासों से अपनी समस्या का समाधान करने की शिक्षा है। अनौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम स्वरूप इस प्रकार होना चाहिए: साधारण, व्यवहारपरक, लोचदार, आधारभूत। तो देखिए, औपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम स्वरूप किस प्रकार होना चाहिए? तो लोचदार होना चाहिए। तो सी इज करेक्ट आंसर। अनौपचारिक शिक्षा जो होती है उसका ना कोई निश्चित पाठ्यक्रम होता है, ना कोई निश्चित शिक्षक होता है, ना कोई विद्यालय होता है। अनौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम हमारा लोचदार होता है। निश्चित पाठ्यक्रम निश्चित अवधि तक दी जाने वाली शिक्षा कैसी होती है? तो निश्चित पाठ्यक्रम और निश्चित अवधि तक दी जाने वाली शिक्षा हमारी औपचारिक शिक्षा होती है, फॉर्मल एजुकेशन होती है। इसमें एक टीचर होता है, एक निश्चित हमारा सिलेबस होता है और विद्यार्थी होते हैं। तो औपचारिक शिक्षा में निश्चित पाठ्यक्रम में निश्चित अवधि, शिक्षक, स्कूल आदि
होते हैं। इसमें 3 प्रमुख भूमिकाएं हैं, शिक्षक की, शिक्षार्थी की और पाठ्यक्रम की। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवोदय विद्यालय किसके लिए खोले गए हैं? जो नवोदय स्कूल हैं, नवोदय विद्यालय किसके लिए खोले गए हैं? तो ग्रामीण छात्रों के लिए, ग्रामीण प्रवृत्त छात्रों के लिए, नगरीय छात्रों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो नवोदय विद्यालय किसके लिए खोले गए हैं? तो ग्रामीण प्रवृत्त छात्रों के लिए। 20 करेक्ट आंसर है। तो नवोदय विद्यालय हमारे कक्षा 6 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों के लिए होता है। ये सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है जो ग्रामीण प्रवृत्त छात्रों के लिए चलाई गई है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप देख लेना। पोस्टर का प्रयोग करने का उद्देश्य क्या है? आप देख सकते हो कि पोस्टर प्रयोग करने का उद्देश्य रुचि जागृत करना है, जानकारी पैदा करना है, प्रेरित करना है, उपयुक्त सभी। देखिए पोस्टर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? रुचि जागृत भी करना है, जानकारी पैदा भी करना है और प्रेरित करना भी है, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर डी है। तो जब बड़े कागज़ पे कुछ चित्र बनाकर लिखाई द्वारा किसी समस्या पर जनता का ध्यान आकर्षित किया जाता है, उसे पोस्टर कहते हैं। इसलिए यह इसलिए अधिक प्रचलित है। पोस्टर प्रयोग करने का उद्देश्य रुचि जागृत करना, जानकारी पैदा करना और प्रेरित करना है। कार्यशाला क्या है? व्यक्तिगत संपर्क विधि, समूह संपर्क विधि, जन संपर्क विधि, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए कार्यशाला हमारी होती है ग्रुप संपर्क विधि। तो समूह संपर्क विधि हमारी क्या है? कार्यशाला। कार्यशाला एक प्रकार की कॉन्फ्रेंस या सम्मेलन है जो 1 सप्ताह अथवा इससे भी अधिक यानी 7 से 15 दिन तक चलाया जाता है। इसमें विषय विशेषज्ञों के भाषण, व्यक्तिगत संपर्क, सामूहिक व अनौपचारिक वार्ताओं आदि की व्याख्या की जाती है। तो इसमें 20 इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन संचार की आधुनिक विधि नहीं है? व्याख्यान विधि, शिक्षक वार्तालाप, सूक्ष्म शिक्षण, प्रशिक्षक श्रेष्ठता विधि। तो राइट आंसर डी है, प्रशिक्षक श्रेष्ठता विधि। तो आज का संचार की विभिन्न विधियाँ प्रयोग की जाती हैं। इन विधियों में प्रशिक्षक श्रेष्ठता विधि आधुनिक संचार विधि नहीं है। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो देखिए शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? आर्थिक विकास, मानव संसाधन विकास, औद्योगिक विकास, राजनीतिक विकास। तो देखिए शिक्षा का सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? मानव संसाधन विकास। तो 20 का करेक्ट आंसर है, सही उत्तर है। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य मानव संसाधन विकास है। धार्मिकता के अतिरिक्त चरित्र का निर्माण, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, नागरिक सामाजिक कर्तव्यों पर बल, सामाजिक सुख, कौशल की उन्नति, राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण और प्रसार। तो 20 का राइट आंसर है। EMMS का तात्पर्य है, तो क्या तात्पर्य है? जल्दी से रिप्लाई करें, ये क्वेश्चन आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। तो EMMS का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज सिस्टम। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के आयोजन के लिए कक्षा कक्ष उपलब्ध हो, शिक्षक उपलब्ध हो, सीखने वालों को सुविधाजनक हो, कक्षा कक्ष और शिक्षक दोनों उपलब्ध हो। तो देखिए अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए ये है इम्पोर्टेंट है कि सीखने वालों को सुविधाजनक हो। जो सीखना चाहता है उसका क्या हो? वो सुविधाजनक हो। तो अनौपचारिक शिक्षा मैंने बोला था ना, कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता, कोई निश्चित विद्यालय नहीं होता, कुछ भी इसमें कोई निश्चित नहीं होता। तो अनौपचारिक शिक्षा हमारी कैसी होती है? क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप करेक्ट करके आना। अनौपचारिक शिक्षा हमारी लोचमय होती है, व्यवहारिक होती है, जिसे सीखने वाले को और सिखाने वालों को दोनों को सुविधा हो। भारत का कौन सा राज्य प्राथमिक शिक्षा पर सर्वाधिक धन राशि खर्च करता है? देखो इस टाइप के क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। ये क्वेश्चन का टाइप मैं दिखा रही हूँ, तो आप जब पढ़ोगे ना तो इन सबको भी अगर इससे रिलेटेड कुछ दिखता है ना तो ढंग से पढ़ लेना, तो शायद यहाँ से क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाए। तो भारत का कौन सा राज्य प्राथमिक शिक्षा पर सर्वाधिक धन खर्च करता है?
तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल। तो बता दूं भारत का कौन सा राज्य प्राथमिक शिक्षा पर सर्वाधिक धनराशि खर्च करता है, तो केरल है आपका। तो भारत में प्राथमिक शिक्षा पर सर्वाधिक बल केरल राज्य देता है। भारत के केरल राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर भी पाई जाती है। केरल में 97.4% पुरुष, 95.2% महिलाएं साक्षर हैं। शिशु के जन्म के पश्चात माँ का पहला दूध जो शिशु को प्रतिरक्षा देता है वो क्या है? वो आपकी सीरम है, कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल है, ऑक्सीटोसिन है। तो देखिए शिशु के जन्म के पश्चात माँ का पहला दूध जो शिशु को प्रतिरक्षा देता है वो कोलेस्ट्रॉल है। तो बी इसका राइट आंसर है। माँ का दूध शिशु के लिए अमृत का समान है। माँ के दूध में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, इस बात को याद रखिएगा। माँ के दूध में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है जो शिशु को सभी प्रकार के जीवाणु से, कीटाणु, विषाणु, रोगाणु से सुरक्षित रखता है, और गाढ़ा पीला दूध ही कोलेस्ट्रॉल होता है। वो परिवार जो माँ के नाम से चलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मैट्रिऑर्किकल परिवार, पैट्रिऑर्किकल परिवार, पॉलीगाइनस परिवार, पॉलीएंड्रस परिवार। तो देखो वो परिवार जो माँ के नाम से चलते हैं उन्हें हम मैट्रिऑर्किकल परिवार कहते हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। जहाँ पति अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए जाता है वह प्रणाली मातृ स्थानीय या मातृ सत्तात्मक या मैट्रिऑर्किकल प्रणाली कहलाती है। फिर है विकास की किस अवस्था में बालक स्कूल शिक्षा के लिए तैयार होते हैं और अधिकतर समय दोस्तों के साथ खेलने में व्यतीत करते हैं? तो देखो विकास की किस अवस्था में, तो पूर्व वाला अवस्था में बालक स्कूल शिक्षा के लिए तैयार होते हैं और अधिकतर समय दोस्तों के साथ खेलने में व्यतीत करते हैं, अपना समय स्पेंड करते हैं। तो 2 से 6 वर्ष की अवस्था को पूर्व बाल अवस्था कहते हैं। इस अवस्था को समस्या उम्र, पूर्व प्राथमिक अवस्था भी कहते हैं। मनोवैज्ञानिक ने इसे खोजी उम्र, प्रश्न पूछने की अवस्था, अनुकरण की अवस्था भी कहा है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 का आप लोग आंसर दोगे, ये आपका होमवर्क है। ये ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। फिर है गर्भनाल के द्वारा गर्भ जिस अंग से जुड़ा रहता है वो जाना जाता है जरायु के नाम से, एपिथीलियम के नाम से, चैलेंजा के नाम से, संयोजी ऊतक के नाम से। तो गर्भनाल के द्वारा गर्भ जिस अंग से जुड़ा रहता है वो जाना जाता है, वो हमारा जरायु के नाम से जाना जाता है। तो जरायु तथा आहारनाल शिशु को O2, पानी और भोजन रक्त के माध्यम से क्या करता है? पहुंचाता है, वहां तक भेजता है। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व भाषा संचार का प्रकार है? रोना, कूइंग, बाइबलिंग, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर डी है। तो देखिए वाणी पूर्व अभिव्यक्ति के प्रकार है। रोदना यानी क्रदन, रोना बालक की प्रथम बहुउद्देशीय भाषा है। कूकना यानी बड़बड़ाना, प्रथम माह में शिशु के मुंह से अचानक रोने की अतिरिक्त अन्य ध्वनि निकल जाती है, फिर शिशु इस प्रकार की ध्वनि बार बार उत्पन्न करने का प्रयत्न करता है या कोइंग कहलाती है। बड़बड़ाना धीरे धीरे शिशु अनेक प्रकार की ध्वनि निकालना सीख जाता है, जैसे दा, मदा, मा, मा। हाव भाव शरीर अथवा हाथ पाँव की हलचलों से भाषा को प्रतिस्थापित करना अथवा भाषा की पूर्ति करना क्या कहलाता है? हाव भाव कहलाता है। फिर है वह सामाजिक नियम जिसमें व्यक्ति को अपने समुदाय से ही विवाह के लिए साथी ढूंढना, उसे क्या कहते हैं? उसे हम एंडोगामी कहते हैं। तो विवाह एक सामाजिक परंपरा है, सबको पता है। भारतीय समाज में विवाह एक धार्मिक संस्कार माना जाता है। विवाह के उपरांत ही परिवार का निर्माण होता है, इस बात सबको पता है। एंडोगामी नियम में एक बालक अपने समुदाय की लड़की से क्या करता है? मैरिज करता है, विवाह करता है। गर्भावस्था में
महिलाओं द्वारा अपने आहार में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा न लेने से शिशुओं को कौन सा रोग हो जाता है? तो क्रेटिनिज्म। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। हमारे स्वस्थ जीवन के लिए आयोडीन अत्यंत आवश्यक खनिज लवण है। जिन शिशुओं की माताओं ने गर्भकाल के दौरान पर्याप्त मात्रा में आयोडीन का सेवन नहीं किया है उन्हें क्रेटिनिज्म नामक रोग हो जाता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। फिर है भोजन में उपस्थित रफेज यानी रेशेदार पदार्थ करने में सहायता करता है। ऊर्जा प्रदान, उत्तकों का निर्माण, क्रमाकुंचन गति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भोजन में उपस्थित रफेज यानी रेशेदार पदार्थ क्रमाकुंचन करने में सहायता करता है। प्रत्येक दिन के आहार में रेशेदार पदार्थ अवश्य होना चाहिए जो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है, जैसे पत्ते वाली सब्जियां, छिलके सहित अन्य। ये रेशेदार पदार्थ क्रमाकुंचन गति करने में सहायता करते हैं। तो इसका सी करेक्ट आंसर है। भोजन शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर डी है। शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक ये सभी कार्य करता है। किंडरगार्टन व्यवस्था को किसने स्थापित किया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है स्टूडेंट, तो इस बात को ध्यान में रखना। किंडरगार्टन व्यवस्था को किसने स्थापित किया था? तो फ्रॉबेल ने। किंडरगार्टन बच्चों का बगीचा व्यवस्था को फ्रेडरिक फ्रॉबेल नामक वैज्ञानिक ने 1937 में जर्मनी में स्थापित करवाया था। नवजात शिशु आमतौर पर इससे पीड़ित रहते हैं आंतों के संक्रमण से, माता द्वारा यौन संक्रमित रोग से, नवजात पीलिया से, अति सक्रियता से। तो राइट आंसर बी है। तो गर्भावस्था के 3 माह, अंतिम 2 माह यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए। प्रथम 3 माह में विशेषकर उन दिनों में जो कि पहले मासिक धर्म के दिन थे, क्योंकि इसमें गर्भपात की संभावना अधिक होती है। नवजात शिशु आमतौर पर अति सक्रियता से क्या होते हैं? पीड़ित हो जाते हैं। संक्रियता से पीड़ित हो जाते हैं। जन्म के समय नवजात शिशु के रोने से क्या होता है? रक्त प्रवाह उत्तेजित होता है, श्वसन क्रिया आरंभ होती है, दर्शाता कि वह भूखा है, दर्शाता कि वह दर्द में है। तो राइट आंसर है जन्म के समय नवजात शिशु के रोने से श्वसन क्रिया आरंभ होती है, स्टार्ट होती है। तो 20 करेक्ट आंसर है। नवजात शिशु का रोना अत्यंत महत्वपूर्ण है। रोने के द्वारा उसके फेफड़े फूल जाते हैं, जिससे श्वसन क्रिया स्टार्ट हो जाती है। जन्म के समय प्रारंभ में श्वसन गति 40 से 45 प्रति मिनट होती है। फिर आपका ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, कल मैं इसका रिप्लाई करूँगी। तो बताइए, विकासात्मक कार्य को परिभाषित किया जाता है सामाजिक अपेक्षाएं, संस्कृति, सीखना, प्रेरणा। तो क्वेश्चन है कि आपका जो विकासात्मक कार्य को हम परिभाषित करते हैं किससे? सामाजिक अपेक्षाएं से, संस्कृति से, सीखना से या प्रेरणा से। तो इसका रिप्लाई ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। साथ ही आज हम लोग ने प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। कल हम लोग फिर मिलते हैं सुबह 10 बजे क्लास में GIC की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। इन क्वेश्चन से हमें आइडिया मिलता है कि पेपर का लेवल कैसा होगा और पेपर में क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं, बाल विकास के क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। इससे एक बेनिफिट मिलेगा, जब आप पढ़ाई करोगे तो आपका माइंड उस चीज़ को क्लिक करेगा कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और मुझे ध्यान में रखना है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना, ये आपके होमवर्क है। 2 क्वेश्चन है, इससे पहले एक क्वेश्चन पूछा था वो, और ये दोनों क्वेश्चन के आंसर सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में करेंगे। वीडियो अगर क्लास अच्छी लग रही है मेरी GIC की तो कमेंट करके फीडबैक ज़रूर देना कि मैम क्लास कैसी, आपको जैसी भी लग रही हो, अच्छी ख़राब जो भी लग रहा हो, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे फीडबैक ज़रूर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।